हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वायर में किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और कुछ सर्किट सिम्बल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो का जो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो ओम्स लॉ में क्या होता है, 1827 में एक जर्मन के फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने जो करंट है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बताया था? रिलेशन बताया था। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में रिलेशन बताया था। जैसे कि कोई एक मेटल वायर है, मेटेलिक वायर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है और उसके एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बताया था वो किसने बताया था? ओम ने बताया था। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। मीन्स जो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं इजीली फ्लो हो जाए, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। सो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। हम इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट मिलेगा R इंटू आई। सो ये क्या फॉर्मूला हो गया? V इज इक्वल्स टू R इंटू आई, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू कोई कॉन्स्टेंट और मल्टीप्लाई में करंट। सो ये जो कॉन्स्टेंट है ये क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध। मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो रुकावट पैदा होती है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये जो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एक तो नेचर पे, कोई कंडक्टर है उसके नेचर पे, कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के टेम्परेचर पे, और जो कंडक्टर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर थिकनेस पे। जैसे हम लिखें, देखो, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थिकनेस एंड टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर। मीन्स ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टर के नेचर पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? V अपॉन में I, जहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, I क्या है? करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है? R रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस V करंट I इज इक्वल्स टू R। ठीक है, अब यहाँ से हम यदि V की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगी? I इंटू R होगी। अब यहाँ से यदि हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो V अपॉन R। तो हमने यहाँ से 3 फॉर्मूले डिराइव किए। एक तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस का करंट इंटू रेजिस्टेंस, और
करंट का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूले हमने क्या कर लिए, डिराइव कर लिए। अब हम यहाँ से देखें, सो करंट जो है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। तो अब ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, यदि हम करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करें मीन्स बढ़ाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और यदि हम करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये तो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यदि हम करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और यदि हम करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मीन्स एक दूसरे का क्या है, ये रेसिप्रोकल है, और इसके अंदर यदि करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये होता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यदि हम करंट को डबल कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट को 4 टाइम्स कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, मीन्स V एंड I के बीच में। तो V एंड I के बीच में जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये V है ये I है, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों मिलेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। जब भी कोई 2 क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमें हमेशा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो इससे क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंट करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से भी ओम्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकेंड केस हमने क्या किया, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मीन्स रेजिस्टेंस है। तो इससे भी क्या हो गया, जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो गया। इसके बाद जब हमने इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करना चाहा तो हमने एक रेजिस्टेंस वायर लिया, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस हमें क्या करना है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी लेंगे, स्विच लेंगे, रेहोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर और कनेक्टिंग वायर्स लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हमें केवल क्या दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस वायर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं हमें एक कंडक्टर गिवन है। ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पैरेलल में हम क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसके सीरीज़ में हम क्या कनेक्ट करेंगे, एमीटर कनेक्ट करेंगे। ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हम कनेक्ट करेंगे स्विच। स्विच यहाँ पर क्या है, ओपन है, अभी हमने क्लोज नहीं किया है। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे रेहोस्टेट। रेहोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स फिक्स नहीं होती इसकी वैल्यू, हम अपनी मर्जी के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर क्या काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने में आता है। ये है एमीटर। एमीटर क्या काम आता है, करंट की वैल्यू डिटेक्ट करता है। ये कोई कनेक्टिंग वायर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो सर्किट सिंबल्स पढ़े थे उनके अंदर मैंने इन सिंबल्स को एक एक करके अलग से डिस्क्राइब किया था। सो ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है, ये है बैटरी, ठीक है, ये स्विच, ये क्या है, रेहोस्टेट, मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, मीन्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, स्विच जो है ओपन है, मीन्स कनेक्ट नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा।
जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट करेगा, एमीटर डिटेक्ट करेगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है डिटेक्ट करेगा, वो करेगा वोल्टमीटर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, एक तो करंट की चाहिए और एक पोटेंशियल डिफरेंस की चाहिए ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेहोस्टेट है इसको एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसमें स्टार्टिंग में सबसे कम करंट फ्लो हो। कम करंट फ्लो होगा सर्किट के अंदर से तो एमीटर में करंट जाएगा, तो एमीटर के द्वारा हमें क्या मिलेगी, करंट की रीडिंग मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब करंट आगे बढ़ेगा तो हमें वोल्टमीटर के द्वारा क्या मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से हमें एक बार करंट की रीडिंग मिल गई और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस V की रीडिंग मिल गई। उसके बाद हम रेहोस्टेट जो है उसको दोबारा से सेट करेंगे, मीन्स करंट थोड़ा इंक्रीज करेंगे। जब हम रेहोस्टेट को दोबारा से सेट करेंगे तो हमें दोबारा से एमीटर के द्वारा करंट की रीडिंग मिलेगी और वोल्टमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस की मिलेगी। इस तरीके से हम रेहोस्टेट की वैल्यू को चेंज कर करके हमें जो अलग अलग क्या मिलेंगी, करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ये सब जो रीडिंग है इनको कैलकुलेट करने के बाद जो रेशियो है वो क्या आया, कॉन्स्टेंट आया। मीन्स जो ग्राफ बना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया रीडिंग की हेल्प से, वो किस तरीके का ग्राफ मिला, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जब भी कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओम्स लॉ है वो हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स affecting the resistance of a conductor मीन्स कोई भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है लेंथ, कंडक्टर की लेंथ पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to its length। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, लेंथ के हुआ। तो हमने एक्सपेरिमेंट से ये पता किया कि जब हम कोई भी कंडक्टर है उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यदि हम किसी कंडक्टर की लेंथ को डिक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो रेजिस्टेंस जो है किसी वायर का वो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स यदि हम थिक वायर लें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यदि हम थिन वायर लें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। तो देखो थिक वायर हैज़ लेस resistance and thin wire has more resistance। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड फैक्टर है, वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल।
नेचर ऑफ मटेरियल पे किस तरीके से डिपेंड करता है, देखो कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, और कुछ मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। जैसे कि मान लो हमने कोई दो वायर लिए जिनका जो लेंथ है वो भी इक्वल है और डायमीटर है वो भी इक्वल है, ठीक है। एक है कॉपर मेटल का और एक है निक्रोम एलॉय का। तो हम ये देखेंगे कि जो निक्रोम एलॉय का, जो निक्रोम का वायर है, जैसे कि मान लो ये कॉपर का वायर है और ये किसका है, निक्रोम का है। सो जो निक्रोम का वायर है इनकी इक्वल लेंथ है, लेंथ क्या है, इक्वल है, और डायमीटर भी क्या है, इक्वल है। डायमीटर दोनों का क्या है, दोनों वायर्स का इक्वल है, लेंथ और डायमीटर दोनों की इक्वल है। एक कॉपर का वायर है और एक निक्रोम का वायर है। सो जो निक्रोम का वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 60 टाइम्स मोर होगा किससे, कॉपर के वायर से, ठीक है। सो इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो नेक्स्ट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 4, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने क्या देखा कि जो प्योर मेटल्स हैं यदि हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और यदि हम उनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर दें तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, मीन्स लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा रो, एल अपॉन ए। ये जो है इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। ये जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टिविटी है। सो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी निकालें तो क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन एल। सो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में लेंथ। तो यहाँ पर जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है, आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर की लेंथ है। हम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि हम रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसकी क्या होगी, ओम मीटर होगी, ओम मीटर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी, और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। अब हम रेजिस्टिविटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करनी है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है कॉपर वायर की, ठीक है। सो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था रेजिस्टिविटी का, क्या होता है, रेजिस्टिविटी मीन्स रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, मीन्स रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में लेंथ होती है। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है, लेंथ हमें गिवन है, और कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिविटी करना है। सो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन लेंथ कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें, सो 2 से 2 कट हो जाएगा और रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁶ और 2 कितना हो गया माइनस का एम 8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है ओम मीटर होती है। ठीक है, सो इस तरीके से जो कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टिविटी क्या आ गई 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर आ गई। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो करंट होता है सर्किट में वो किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हम सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो सीरीज़ में और दूसरा पैरेलल में। किस में पैरेलल में। सो यदि हम टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना चाहें तो हम प्रत्येक रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और यदि हम टोटल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम प्रत्येक रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। मान लो कोई दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं जो कि एंड टू एंड क्या है कनेक्ट हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है, ये एक दूसरे से एंड टू एंड क्या है कंसिक्वेंटली कनेक्ट हैं। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 ये क्या है एक दूसरे के सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ठीक है, यदि कोई दो रेजिस्टेंस हैं, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं, वो एक ही पॉइंट से, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट से इस तरीके से कनेक्ट हैं। ठीक है, सो ये क्या होगा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ये रेजिस्टेंस R1 ये रेजिस्टेंस R2, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनको अलग से डिफाइन करेंगे। सो इसमें सबसे फर्स्ट डिफाइन करें, सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस connected in series मीन्स कोई दो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं, उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो हम सबसे पहले दो रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 है ये रेजिस्टेंस R2 है, ये कोई पॉइंट है A B और C। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा V1 होगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा V2 होगा। ठीक है, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज, और ये क्या है करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से। ठीक है, सो जो दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 ये किस में कनेक्ट हैं सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ठीक है, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनके अंदर करंट जो है वो क्या होता है सेम फ्लो होता है, करंट क्या होता है सेम फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे देखें तो जो वोल्टेज V है वोल्ट्स वो अप्लाई की गई है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के क्या एंड पे, जैसे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है दो रेजिस्टेंस, इसका भी ये एंड और इसका ये एंड। ठीक है, सो हमने मान लिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस तो क्या है V1 है और R2 के अक्रॉस क्या है V2 है। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V = V1 + V2। ठीक है, सो ओम्स लॉ से V अपॉन I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। सो V = क्या होता है IR होता है। ठीक है, I × R। ठीक है, जो यदि कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है तो उसमें करंट क्या होगा सेम फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया I × R1। V1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1 है और करंट क्या है सेम है, और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 है और करंट दोनों में सेम है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या करेंगे इक्वेशन में पुट करते हैं, तो V की वैल्यू क्या है I × R। ठीक है,
V1 प्लस V2, जो फर्स्ट इक्वेशन थी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, इस इक्वेशन में हम ये दोनों वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, V1 क्या होगा, I इंटू R1 प्लस I इंटू में R2। ठीक है, सब में से I कॉमन लेंगे, I इंटू आर, इसमें से I कॉमन ले तो क्या आएगा, R1 प्लस R2। सो I से I क्या हो गया, कैंसिल, और R इक्वल्स टू क्या आ गया, R1 प्लस R2। ठीक है, मीन्स जब भी कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा। अब इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करें तो देखो, जैसे हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं। ठीक है, ये एक सेल कनेक्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये वोल्टेज कितनी दी हुई है, 20 वोल्ट, करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 तो कितना है, 6 ओम, और R2 कितना है, 4 ओम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो हम टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। सो R इक्वल्स टू, R1 की वैल्यू क्या है, 6 प्लस, और R2 की 4, तो कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस, 10 ओम हो गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 20 वोल्ट गिवन है। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, करंट। क्या फाइंड आउट करना है, करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद हम ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ अप्लाई करें तो ओम्स लॉ क्या होता है, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 अपॉन I, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10। सो अब हम यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, 20 इज इक्वल्स टू 10I। तो यहाँ से I क्या होगा, 20 अपॉन 10 करें, 20 अपॉन 10, सो कितना आएगा, 2 एम्पियर। एम्पियर कैसे आया, जो करंट होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो यहाँ से करंट क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, यदि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट हो तो हम टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ, कंबाइंड resistance of two resistances connected in parallel। पैरेलल में कनेक्ट हैं, दो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब देखो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे, ये कोई पॉइंट है A, ठीक है, इससे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R1, और इसी पॉइंट से हमने अनदर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया R2, ये अनदर पॉइंट है कोई B। ठीक है, ये है R2। अब हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये क्या दिया हुआ है, वोल्टेज V अप्लाई है इसके ऊपर। अब हम यहाँ पे हमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, R1 और R2, वो दोनों A और B पॉइंट के अक्रॉस क्या है, कनेक्टेड है, किसमें, पैरेलल में कनेक्ट है। जो वोल्टेज V है वो अप्लाई है किस किस के पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस। हम मान लेते हैं जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो यहाँ से कितना जा रहा है, I जा रहा है, और यहाँ पे जाके जो करंट है वो दोनों रेजिस्टेंस में कितना डिवाइड हो गया, इस रेजिस्टेंस में I1 डिवाइड हो गया और इस रेजिस्टेंस में I2 डिवाइड हो गया। मीन्स करंट इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसमें वो क्या होगा, सेम होगा। सीरीज़ में क्या था, करंट जो था वो सेम जा रहा था, और पैरेलल में जो है वो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट होगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ से ओम्स लॉ अप्लाई करें, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है। सो I1 के रेस्पेक्ट में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और R रेजिस्टेंस R1, और I2 करंट में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम और रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब हम ये जो I1 और I2 की वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो I क्या होगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ठीक है, अब हम इसमें से V कॉमन ले लें, सो V कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2। ठीक है, ये V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस मीन्स रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2 आएगा। और सीरीज़ में क्या आया था, R = R1 + R2 आया था। देखो सीरीज़ में क्या आया था, R = R1 + R2, और पैरेलल में क्या आया है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, मीन्स सीरीज़ में क्या होगा, करंट सेम होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैरेलल में करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स अलग डिफरेंट हो जाएगा, करंट क्या होगा, डिफरेंट। यहाँ पे देखो जो दो रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट I1 गया, इस पॉइंट पे जाके जो करंट है वो दो भागों में बट जाएगा, लेकिन सीरीज़ में जो था वो इस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट था, इस तरीके से देखो, तो करंट यहाँ पे कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा था, सीधा दोनों रेजिस्टेंस में सेम ही करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब देखो हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े, एक तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम इन दोनों पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो हमें इस तरीके का सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 7.2 ओम रेजिस्टेंस। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम और दूसरे की है 12 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, हमने इन रेजिस्टेंसेस को किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब हम इसमें क्या करें, ये सीरीज़ और पैरेलल का कंबाइन क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम पैरेलल सर्किट को सोल्व करेंगे। सो पैरेलल सर्किट क्या है, ये है, तो हम सबसे पहले इसमें पैरेलल सर्किट सोल्व करते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल सर्किट का, जो पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस हमने माना है R2 और R3, तो हम इसमें लिखेंगे 1/R2 + 1/R3 लिखेंगे। ठीक है, R2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8 ओम, और R3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 12 ओम। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें, सो 1/R = 1/8 + 1/12। इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 24, तो 8 3 ज़ा 24 + 12 2 ज़ा 24 के 1/R। सो ये कितना आ गया, 1/R = 5/24। यदि हम यहाँ से R की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो 24/5, इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी 0.8 ओम। क्या आएगा, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 4.8 ओम आ गया। किसमें, पैरेलल सर्किट हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद जो ये सर्किट है ये किस तरीके का बन गया, देखो ये पैरेलल सर्किट सोल्व करने के बाद ये सर्किट हमने, ये सर्किट जो है इतना इतना जो एरिया है वो क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब ये सर्किट देखो किस तरीके का बन जाएगा, ये सर्किट ड्रॉ होगा इस तरीके से, ये 7.2 ओम। इसके बाद जो हमारा पैरेलल कम्बिनेशन सोल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 4.8 ओम आया। ठीक है, इसके बाद हमने इसको किस में कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट फ्लो हो गया। अब ये दोनों किस में है, रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो अब हम इसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। सो नाउ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। सो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जब हम टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R = R1 + R2 मीन्स फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस। अब हम इसमें मान लो R1 ये है और R2 हम इसको नाम दे दें। सो टोटल रेजिस्टेंस R क्या होगा, 7.2 ओम + 4.8 ओम। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, 7.2 और 4.8 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 12 ओम आएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 12 ओम आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज़ एंड पैरेलल। मीन्स जो हमारे डोमेस्टिक घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं या फिर पैरेलल में होते हैं। तो
यदि हम एक लार्ज नंबर में मीन्स बहुत ही ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रिक बल्ब्स कनेक्ट करना चाहते हैं ट्रीज़ को डेकोरेट करने के लिए, बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, फेस्टिवल्स पे जैसे दिवाली पे जो हमारे घर होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, तो जो सीरीज़ सर्किट है वो बेटर होता है, बहुत ही सही होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी बल्ब्स होंगे वो किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, और एक ही स्विच से क्या होंगे, कंट्रोल होंगे, एक सिंगल स्विच से सारे बल्ब कंट्रोल होंगे। जो सीरीज़ सर्किट होता है वो क्या होता है, सेफ़ होता है, लेकिन जो सीरीज़ लाइटिंग सर्किट होता है, जो सीरीज़ सर्किट जो हम कनेक्ट करते हैं, खूब सारे बल्ब कनेक्ट करते हैं, वो एक उसमें क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि अगर एक बल्ब भी फ्यूज़ हो गया तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो सारे बल्ब हैं वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रीशियन है जो भी उसको सही करेगा उसको बहुत सारा टाइम लगेगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ हुआ है उसको ढूंढने में, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे हाउसेस होते हैं उनके अंदर हम पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं। कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अलग अलग उसका अलग अलग जो वो है, अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग स्विच होता है, जिससे कि हम इसको अलग अलग तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। मान लो कि कोई 2 रूम हैं, उनके अंदर से उनको हमने उनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट किया तो उस जो दोनों रूम में बल्ब हैं या फिर फैंस हैं जो भी हैं उनके स्विच क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब मान लो कि एक रूम का फ़ैन ख़राब हो गया तो हमें आसानी होगी ये पता करने में कि इस रूम का फ़ैन ख़राब हो गया, लेकिन यदि हम वही जो बल्ब हैं उनको सीरीज़ में जोड़ दें और यदि एक बल्ब जो है वो ख़राब हो जाए तो जो हंड्रेड्स थाउजेंड्स जो बल्ब होंगे उनके अंदर ढूंढने में हमें बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, पैरेलल सर्किट का यूज़ करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सीरीज़ सर्किट हैं, जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें सीरीज़ सर्किट के कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो disadvantages of series circuit in domestic वायरिंग। सीरीज सर्किट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है, सीरीज सर्किट में क्या होता है, यदि एक बल्ब या फिर एक भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस काम करना बंद कर दे कुछ डिफेक्ट के कारण, तो जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो अब हम इसको लिखें, इन सीरीज सर्किट if one electrical appliances stop working due to some defects, then all other appliances also stop वर्किंग। इट मीन्स सीरीज सर्किट में यदि एक बल्ब ख़राब हो गया तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें, सीरीज सर्किट के अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होंगे, मीन्स जितने भी इलेक्ट्रिकल बल्ब कनेक्ट होंगे उन सब का जो स्विच है वो क्या होगा, एक होगा। वो सब एक ही साथ बंद होंगे और एक ही साथ ऑन ऑफ होंगे, मतलब एक ही साथ ऑन होंगे और एक ही साथ ऑफ होंगे, उन सब का स्विच क्या होगा, एक होगा, ठीक है। सो इसको राइट करते हैं, इन सीरीज circuit all the electrical appliances have only one switch, क्या होगा, एक ही स्विच होगा, ड्यू टू विच, जिसके कारण दे cannot be turned off and on separately। It means एक ही स्विच होने के कारण ये अलग अलग ना तो बंद हो सकते हैं ना ही ऑन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है,
जो सीरीज सर्किट होता है उसके अंदर सेम वोल्टेज अप्लाई नहीं होती है, सेम करंट अप्लाई होती है। तो सीरीज सर्किट में इन सीरीज सर्किट द appliances do not get same voltage 220, ठीक है, as that of पावर सप्लाई। मीन्स जो पावर सप्लाई आती है 220 वोल्टेज की, ठीक है, वो जो सीरीज सर्किट में है वो पूरी अप्लाई नहीं होती है, सेम वोल्टेज अप्लाई नहीं होती। करंट जो है वो सेम अप्लाई होता है। क्या होता है? करंट कैसा अप्लाई होता है? सेम अप्लाई होता है सीरीज सर्किट में, ठीक है। इसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। पैरेलल सर्किट में जो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं हम पैरेलल सर्किट में, उसके एडवांटेज। फर्स्ट है, पैरेलल सर्किट में यदि एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस काम करना बंद कर दे कुछ डिफेक्ट के कारण, तो जो अदर जो एप्लियंसेस हैं वो नॉर्मली वर्क करेंगे। जैसे कि मान लो कि खूब सारे बल्ब जो हैं एक पैरेलल सर्किट में कनेक्ट हैं, तो यदि कुछ सर्किट में से यदि एक बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है किसी कारण से, या फिर वो काम करना बंद कर देता है, तो केवल वो ही जो बल्ब है वो काम नहीं करेगा, बाकी सारे बल्ब काम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट को हम लिखें तो देखो, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल stop working due to some defect, then all other appliances keep working नॉर्मली। मीन्स वो तो उस तरीके से ही काम करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखें तो पैरेलल सर्किट में जो है वो हर बल्ब का अलग अलग अपना अपना क्या होगा? स्विच होगा, ठीक है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली टर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर टर्न ऑन कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। तो हम इसको लिखें, सो इन पैरेलल सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस होते हैं, in parallel circuit each electric appliances has its own switch, due to which it can be turned on or off independently। मीन्स जो पैरेलल सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं उनके जो स्विच हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनको हम अलग तरीके से अलग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? ऑफ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें है, पैरेलल सर्किट में जो प्रत्येक एप्लियंसेस है उसके अंदर सेम वोल्टेज अप्लाई होता है, ठीक है। सो इन पैरेलल सर्किट each electrical appliances get the same voltage 220 volt as that of the पावर सप्लाई। मीन्स इसमें क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। सो पैरेलल सर्किट के एडवांटेजेस हमने क्या क्या पढ़े? फर्स्ट हमने पढ़ा कि यदि जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हो, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट हो, तो यदि उनके अंदर से कोई एक बल्ब कुछ
डिफेक्ट के कारण ख़राब हो जाता है या फिर काम करना बंद कर देता है, तो जितने और जो बचे हुए बल्ब हैं वो क्या करेंगे, अपना काम करते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। सेकंड हमने पढ़ा कि जो प्रत्येक बल्ब है उसका अपना एक स्विच होता है, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा कि जो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है वो क्या जाती है, सेम सप्लाई होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम मीन्स कितने टाइम में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है। मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो यूज आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है वो क्या है, डूइंग वर्क है, एक तरीके से काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहाँ से हम पावर को डिफाइन करें, सो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। उसके बाद पावर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन को W से और टाइम को T से। सो ये किसका फॉर्मूला हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया। यदि हम पावर की यूनिट के बारे में बात करें तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है, वॉट होती है। पावर की SI यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। वर्क की SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। और टाइम की सेकंड। तो एक इस तरीके से हम पावर की SI यूनिट जो है एक तो वॉट कह सकते हैं और जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो पावर की SI यूनिट क्या हो गई, वॉट और जूल पर सेकंड हो गई। 1 वॉट को यदि हम डिफाइन करें, सो 1 वॉट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। मीन्स पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क 1 जूल पर सेकेंड। मीन्स 1 जूल, 1 सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है, 1 जूल हो रहा है, वही क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। सो द पावर ऑफ 1 वॉट इज ए रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में 1 जूल काम हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 वॉट कहलाएगा। इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन में टाइम होगा। जो वॉट होती है वो क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वॉट क्या है, वॉट इज ए स्मॉल यूनिट। वॉट क्या है, स्मॉल यूनिट है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पावर है उसकी स्मॉल यूनिट तो क्या हो गई, वॉट हो गई। लेकिन जो बिगर यूनिट है वो क्या हो गई, किलोवाट होगी। क्या होगी, किलोवाट, ठीक है। वो 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, 1000 वोट होते हैं, ठीक है। किलोवाट को हम इस तरीके KW से रिप्रेजेंट करेंगे और वोट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वोट। अब हम इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो देखो, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। इसमें हम अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। सो ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। मीन्स चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। अब हम यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, V इंटू में Q। अब हम इलेक्ट्रिक करंट भी जानते हैं क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है। अब यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो I इंटू में T। ये वैल्यू और ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, सॉरी ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन इस वाली में, W वाली में पुट करेंगे। सो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू, क्योंकि वैल्यू क्या है, I इंटू
टी। सो ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वर्क डन की, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो पावर आ जाएगा v इंटू आई इंटू टी अपॉन में टी। सो टी से टी कैंसिल, तो पावर क्या आ गया, v इंटू आई आ गया। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। यहाँ पे जो v है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। और करंट किसको, करंट क्या है, I क्या है, करंट है। ठीक है, और P क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो देखो एक बार और देखो, स्टार्टिंग से हम जानते हैं पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है। इसके बाद हम ये भी जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। मीन्स एक किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इस फॉर्मूले से यदि हम वर्क डन की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, V इंटू क्यू हो गया। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ से चार्ज क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, आई इंटू टी हो गया। अब ये चार्ज क्यू की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी ऐसे की ऐसे, और क्यू की वैल्यू क्या आई, आई इंटू टी। सो क्यू की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, आई इंटू टी रख दिया। अब ये जो W की वैल्यू है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन थी, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। सो इसमें हमने ये वैल्यू पुट की तो ये T से T कैंसिल हो गया और पावर क्या आ गया, V इंटू आई। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट आ गया। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इनटू करंट। ठीक है, सो P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, V इंटू आई, और पावर की SI यूनिट वॉट। ठीक है, नाउ अब हम देखें तो पावर को यदि हम 1 वॉट लें, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट लें, पावर को 1 वॉट लें और पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट लें और करंट को 1 एम्पियर लें, तो 1 वॉट क्या आएगा, 1 वोल्ट एम्पियर के इक्वल आएगा। मीन्स यदि कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ऑपरेट होता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट पे, तो जो डिवाइस है वो 1 एम्पियर करंट कैरी करेगा और पावर क्या होगी, 1 वॉट होगी। तो अब हम देखो लिखें इसको, नाउ इफ़ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, इफ़ एन electrical device is operated at a potential difference, potential difference कितना है उसका, potential difference of 1 watt, and the device carries a current of 1 ampere, then power becomes, तो उसकी पावर क्या होगी, 1 वॉट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक फॉर्मूला जो है पावर का वो क्या कैलकुलेट किया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अब कुछ और जो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल पावर के वो कैलकुलेट करते हैं। तो सम अदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, सबसे पहले हमने जो भी कैलकुलेट किया है उसको राइट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। एक तो ये हो गया। इसके बाद हम किन किन के टर्म्स में पावर को I और R की टर्म्स में करते हैं। यहाँ पे हमने पावर को V और I की टर्म्स में कैलकुलेट किया है। यहाँ पे हम पावर P को किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ I एंड R की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। सो देखो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। ये हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओम्स लॉ से हम देखें, फ्रॉम ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ से क्या होता है, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। देखो ओम्स लॉ जो है वो हर टॉपिक में यूज़ आ रहा है, इसलिए जो ओम्स लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन आई मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यहाँ से हम V की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, I इंटू R हो गई, ठीक है। इसको इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, V की जगह हमें I इंटू आर पुट करना है। सो I इंटू आर इंटू आई। सो ये क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू आई कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और इंटू आर। तो पावर क्या आ गई, आई स्क्वायर आर आ गई। जो फर्स्ट हमने कैलकुलेट की थी वो V और I की टर्म्स में थी। अब हमने किस में कैलकुलेट करी थी, I और R की टर्म्स में कैलकुलेट की थी। तो I और R की टर्म्स में क्या आई, पावर आई स्क्वायर इंटू आर आई। जहाँ पर I तो क्या है, करंट है। I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को, ठीक है। सो पावर क्या आएगी, I और R की टर्म्स में आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पावर P इन टर्म्स ऑफ V एंड R। V और R की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। सो V और R के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो देखो पावर क्या थी, V इंटू आई थी। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट नाम दे दिया इसको। फिर से ओम्स लॉ यूज़ आ रहा है, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम, V अपॉन आई क्या होता है, R मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू R होता है रेजिस्टेंस के इक्वल। सो यहाँ से हम यदि I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, V अपॉन R हो जाएगा। ये R इधर आ जाएगा और I उधर चला जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई की जगह हमें क्या पुट करना है, V अपॉन R। सो V अपॉन R हमने पुट कर दिया। सो P इक्वल्स टू क्या आ गया, V स्क्वायर। V 2 टाइम्स है तो V स्क्वायर अपॉन R आ गया। तो ये पावर जो है ये किसकी टर्म्स में आ गई, V और R की टर्म्स में आ गई। जहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है। तो पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। मीन्स यदि पावर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर बढ़ेगा। अब हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले कैलकुलेट किए पावर के। सबसे फर्स्ट जो किया वो किया था किसके टर्म्स में, V और I के टर्म्स में, तो V इंटू आई। सेकेंड हमने I और R की टर्म्स में कैलकुलेट किया तो क्या आया था, आई स्क्वायर इंटू आर। थर्ड हमने कैलकुलेट किया V और R के टर्म्स में, तो ये क्या आया था, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर के हैं, कि अलग अलग टर्म्स में। जैसे फर्स्ट है V और I की टर्म्स में, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की टर्म में। सेकंड है करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में, और थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में। तो ये क्या है, तीनों इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। मीन्स किलोवाट आवर और जूल के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल और किलोवाट आवर के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो देखो 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या होता है कि 1 घंटे में जो 1 किलोवाट जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है वही क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। सो 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी consumed at the rate of 1 kilowatt for 1 hour। मीन्स 1 आवर के लिए 1 आवर में जितनी 1 किलोवाट एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वही क्या होगी, 1 किलोवाट आवर होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर मीन्स 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट।
ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, फॉर 1 आवर मीन्स 1000 वॉट फॉर 1 आवर या फिर 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, दोनों का मतलब एक ही होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है। सो 1 पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, वर्क डन की जूल और टाइम की सेकेंड। ठीक है। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000। सो यहाँ से यदि हम 1 वॉट को डिफाइन करें, सो 1 वॉट डिफाइन क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे 1 ये वॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, जूल अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1 आवर को हम कन्वर्ट करें, सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो 1 घंटे में टोटल कितनी सेकंड हो गई बताओ, 3600 सेकंड्स हो गई। ठीक है। सो अब हम इसमें पुट करें, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 जूल अपॉन सेकेंड इंटू 60। 1 आवर को किस में बदल, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है ये हमें बताना है। तो 1 घंटे में सबसे पहले हम देखेंगे मिनट कितनी होती है, कितनी होती है, 60 होती हैं। अब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, कितनी होती है, 60 होती है। तो 60 इंटू 60 कितना होगा, 3600 हो गया। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से। ये क्या है, सेकेंड्स। ठीक है। सो ये सेकंड से सेकंड जो एसआई है यूनिट है, ये क्या हो गई, कट गई। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या करेंगे, 36 और कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 और 5, कितनी ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और क्या है, जूल। तो 1 किलोवाट आवर मीन्स क्या होगा, इतना जूल। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है वो हमें कैलकुलेट करना है। टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। मीन्स एक तरीके से बोले तो हमें इलेक्ट्रिकल जो बिल है वो कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या है, ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट फॉर 10 आवर्स ए डे। एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है जो कि एक दिन में कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। तो टाइम कितना है, 10 आवर्स, और कितनी पावर ऑपरेट करता है, 350 वॉट ऑपरेट करता है एक दिन में, 10 घंटे चल गए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 30 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 30 डेज़ के लिए उसका जो इलेक्ट्रिकल बिल है वो कैलकुलेट करना है। और पर किलोवाट कितने रुपीज़ हैं, रुपीज़ कितने हैं, 3.40 पर किलोवाट आवर। ठीक है। सो हमें एक फ्रिज है वो एक दिन में कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। कितनी पावर कंज्यूम करता है, 350 वॉट कंज्यूम करता है 10 घंटे में। तो हमें इसके हिसाब से 30 दिन में कितनी उसने टोटल पावर कंज्यूम की, कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की और कितने रुपए का उसका इलेक्ट्रिकल बिल आया, तो वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है। सो पावर हमें गिवन है कितना, 350 वॉट। हमें पावर किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए, किलोवाट पर हावर में। तो किलोवाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे किस में 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ गया, 0.35 किलोवाट आ गया पावर की वैल्यू। टाइम कितना गिवन है, 10 आवर्स। हमें निकालना कितने दिन के लिए है, 30 डेज़ के लिए। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो कितना टाइम हो गया, 300 आवर्स हो गए। ठीक है। एक दिन के 10 घंटे, तो 30 दिन के कितने घंटे हो गए, 300 घंटे हो गए। तो टाइम कितना हो गया, 300 आवर, और पावर कितनी हो गई, 0.35 किलोवाट। अब जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है,
पावर इंटू टाइम। सो पावर क्या है 0.35 इंटू में 300। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो ये पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, 100 से 2 से देखो ये 0.35 है, इसका पॉइंट हटाएं तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे 2 0 आ जाएंगे, इंटू में 300, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 105 किलोवाट आवर आएगा। क्या आया, ये एनर्जी आई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, मीन्स 30 दिनों में इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई। अब हमें रुपीज़ कितने दे रखे हैं, 1 किलोवाट एनर्जी के लिए, 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए हमें रुपीज़ कितने गिवन है 3.40 है, और हमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई 105 हुई। 1 किलोवाट के लिए 3.40 है, तो 105 के लिए कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 3.40 को 105 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 357 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, कितने आएंगे 357 रुपीज़ आ गए। मीन्स यदि कोई रेफ्रिजरेटर है वो एक दिन में 10 घंटा चलता है और 350 वॉट पावर कंज्यूम करता है, तो उसका 30 दिन का बिल 3.40 रुपये प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से एक महीने का बिल कितना आएगा 357 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेट करेंगे। एक बार और देख लो, देखो हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है 10 आवर्स, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 350 वॉट कंज्यूम कर रहा है, एक दिन में फ्रिज जो है वो 10 घंटे चल रहा है और 10 घंटे में वो 350 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो हमें 30 दिन के लिए निकालना है, जिसमें से पर किलोवाट रुपीज़ कितने हैं 3.40। ये जो रुपीज़ की रेट है ये हर जगह अलग अलग होती है, ये जो वैल्यू है ये फिक्स नहीं है कुछ भी। ठीक है, अब हम जैसे इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर हमें किस में गिवन है, वॉट में गिवन है, लेकिन हमें किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। तो हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से 10 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ये 2 0 हैं, ये ऊपर जाके क्या हो गई 0.35। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 35/100 किलोवाट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद टाइम हमें गिवन है 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर एक दिन का है, तो एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा टोटल, तो 30 से क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300 घंटे। मीन्स 30 दिन में फ्रिज कितना चला, टोटल 300 आवर्स चला। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पावर की कितनी है 35/100 या फिर 0.35। यदि आप 0.35 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यदि आप यहीं पे 35/100 लिख देते हैं तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारी एनर्जी जो टोटल एनर्जी कंज्यूम हुई 30 दिन में वो कितनी हुई 105 हुई, 105 किलोवाट आवर हुई। अब हमें 1 किलोवाट आवर के रुपीज़ कितने दे रखे हैं 3.40 रुपीज़ दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमें 105 किलोवाट आवर के निकालने हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो कितने आ जाएंगे 357 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। क्या है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। सो इसमें क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होगा, जैसे कि निक्रोम वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो रेजिस्टेंस वायर जो है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स देखो, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होगा, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस वायर हम देखें निक्रोम का वायर, तो उससे पास होगा तो जो रेजिस्टेंस वायर है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a high resistance wire,
resistance wire like nichrome wire. The resistance wire becomes very hot. Resistance wire become very hot and produce heat. This is called the heating effect of current. The heating effect of करंट, इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। मीन्स कोई इलेक्ट्रिक करंट है जब हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होगा, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस वायर हम ले लें निक्रोम का वायर, या फिर हम सीधा बोले जब इलेक्ट्रिक करंट निक्रोम वायर से पास्ड होगा तो जो निक्रोम वायर है वो बहुत ही गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का वो ऑब्टेन हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक रेजिस्टेंस वायर से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक रेजिस्टेंस वायर के थ्रू फ्लो होती है तो करंट जो है, मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जब करंट आई फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टेंस वायर से जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, टाइम टी में। सो यहाँ पे हम देखें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू में V। हमने पोटेंशियल, ये कहाँ से आया, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से हमने वर्क डन की वैल्यू निकाली V इंटू में Q। ये इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन से हम जानते हैं करंट क्या होता है, भूल गए, I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टी होता है। सो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, करंट इनटू में टाइम। अब यहाँ पे देखो फिर से ओम्स लॉ यूज़ आ गया, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें। सो ओम्स लॉ क्या हो गया, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ से हम V की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, I इंटू आर होगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं Q की और V की, ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, सो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट अबो वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। तो Q की वैल्यू क्या है, I इंटू टी, और V की वैल्यू क्या है, I इंटू आर। ये क्या है, W के बराबर। तो W इज इक्वल्स टू I कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये क्या आ गया, वर्क डन आ गया। क्लियर। हम मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस हुई तो वो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस, वर्क डन की जगह हीट, और बाकी सेम I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हीट का फॉर्मूला हम देखें तो I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगा, और यदि वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होगा, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो वर्क डन के प्लेस पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जो है हीट क्या निकल के आई, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी आई। ठीक है, सो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। सो फर्स्ट पॉइंट लिखें हम, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। देखो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I स्क्वायर के। मीन्स यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक
कांस्टेंट मिलेगा आर और आई स्क्वायर। यदि हम हीट की वैल्यू को क्या कर दें, डबल कर दें, ठीक है, सो आई करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ क्या आएगी, 4 टाइम्स होगी ना, 4 टाइम्स हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, हीट है और यहाँ क्या है, आई स्क्वायर है। हीट की वैल्यू हमने डबल करी, आई की वैल्यू हम डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर, तो ये तो डबल हो जाएगी और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। मीन्स हीट तो क्या हो जाएगी, डबल, और जो करंट है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम देखें तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के भी है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। अब देखो हम यहाँ से यदि हीट को डबल करें, ठीक है, हीट को डबल करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल ही होगा। अगर मान लो हीट को हम यहाँ से ऐसे डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीट प्रोड्यूस्ड in a wire is directly proportional to the time for which current flows। मीन्स जो हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के प्रोपोर्शनल है। वही सेम एग्जांपल, हीट को डबल कर दें तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन मीन्स की प्रेस, हेयर ड्रायर, ये जो इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं, जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो अधिकतर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें ये है, जो हीटिंग इफेक्ट करंट है वो यूटिलाइज़ किया जाता है हीटिंग एप्लियंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, रूम हीटर, इनको वर्क करने के लिए। सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is utilized in the working of electrical heating appliances such as electrical iron मीन्स की प्रेस, जो प्रेस हम यूज़ करते हैं, कपड़ों के प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर, एक्सेट्रा, ठीक है। जो हीटिंग इफ़ेक्ट है, जो हीटिंग का इफ़ेक्ट है वो क्या काम आता है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंसेस हैं जैसे कि आयरन, केटल, टोस्टर, रूम हीटर, इनको वर्क करने में, ठीक है। जो हीटिंग एप्लियंसेस होते हैं उनमें हाई रेजिस्टेंस वायर होता है जो कि किसका होता है, निक्रोम और एलॉय से बना होता है। किससे बना होता है, निक्रोम एलॉय से बना होता है, ठीक है। जो कि क्या हो जाता है, उनके अंदर ज़्यादा करंट पास होता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसकी सेकंड एप्लीकेशन है वो है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized
in electric bulbs for producing लाइट। मीन्स जो हीटिंग इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स होते हैं उनमें भी यूटिलाइज़ किया जाता है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। जो एक टंगस्टन मेटल होता है जिसके हेल्प से जो हमारा बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है वो बनाया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। सो टंगस्टन मेटल होता है एक, इज़ यूज्ड for making the filament of electric bulb because it has a very high melting point। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। जो एक टंगस्टन मेटल होता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं उनके अंदर एक फिलामेंट होता है। यदि आप सभी ने देखा हो एक पतला सा क्या होता है, वायर होता है छोटा सा। अगर नहीं देखा हो तो देखना, जो हमारा बल्ब होता है उसके अंदर एक छोटा सा वायर होता है पतला सा, फिलामेंट बोलते हैं उसको, जो कि किससे बना हुआ होता है, टंगस्टन मेटल से बना हुआ होता है। टंगस्टन मेटल से इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। अब हम यहाँ पे देखो बल्ब बनाएं, ठीक है, बल्ब ड्रॉ करते हैं। ये है बल्ब, ठीक है, इस तरीके से हम बल्ब ड्रॉ करें। सो ये क्या है, हमारा बल्ब है गोल। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके का होता है कुछ, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो ये वायर होता है, देखो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो वायर होता है इस तरीके का, ये जो वायर है ये होता है फिलामेंट। ये क्या होता है, फिलामेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, जो कि किससे बना हुआ होता है, टंगस्टन से बना हुआ होता है। ये क्या है, ग्लास बल्ब है, ठीक है। जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, बता सकता है कोई? आर्गन और नाइट्रोजन। कौन सी प्रेजेंट होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। ये जो वायर है ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। जो गैस प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में वो कौन सी होती है, आर्गन होती है या फिर नाइट्रोजन होती है, या फिर इन दोनों का मिक्सचर होती है, जो कि एक अनरिएक्टिव गैस होती है, मीन्स रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर। यदि बल्ब के अंदर जो आर्गन है, नाइट्रोजन है, ये प्रेजेंट ना हो, एयर प्रेजेंट हो, तो जो टंगस्टन है, जो ये फिलामेंट है, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि अगर आर्गन नाइट्रोजन नहीं होगी तो क्या प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ये फिलामेंट है ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए जो आर्गन और नाइट्रोजन गैसेज हैं वो ही बल्ब में फिल की जाती हैं, जिससे जो हॉट टंगस्टन है उसके साथ रिएक्ट ना करे, जो गैस है उनके साथ रिएक्ट ना करे, और वो जो फिलामेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन चल सके, ठीक है। जो फिलामेंट है उसके द्वारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम की जाती है ट्यूबलाइट के कंपेयर में। इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं वो पावर एफिशिएंट नहीं कहलाते हैं। जो ट्यूबलाइट्स हमारी जो होती हैं, CFLs होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, फिलामेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो फिलामेंट है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in electric fuse for protecting household wiring
एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। मीन्स जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए भी, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। हमारी जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है वो किस तरीके का होता है, ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है। इसके अंदर एक बहुत ही पतला सा क्या होता है, वायर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब होती है। ये क्या है, फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ वायर है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, मेटल की कैप है, मेटल कैप है। ये इस तरीके का क्या होता है, फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ जो है उसके अंदर, फ्यूज़ जो है वो क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ का एक पतला सा टिन प्लेटेड, मीन्स टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है। क्या होता है, कॉपर का वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये जो फ्यूज़ वायर है ये टिन प्लेटेड कॉपर वायर है। क्या है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर है। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। लेकिन ये जो फ्यूज़ वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका बहुत ही हाई होता है, जो हमारे हाउस में वायरिंग होती है उसमें काम आता है। ठीक है, इसलिए जब घर में किसी कारण से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है या फिर ज़्यादा करंट आ जाता है तो फ्यूज़ वायर जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है और सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, वो जलने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वायर है, फ्यूज़ वायर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ये किसका बना हुआ होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर का बना हुआ होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए जब कभी भी घर में अचानक से ज़्यादा करंट आ जाता है, ज़्यादा लाइट आ जाती है, तो फ्यूज़ वायर जो होता है गर्म हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, मीन्स टूट जाता है, जिससे कि जो घर में अदर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं वो जलने से बच जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट हो गया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू।